बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, जिसको हम प्लांट्स हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स एक प्रकार का तत्व होता है जो पौधों की वृद्धि या नियंत्रण के काम आता है। तो आइए इसका परिभाषा देखें। हार्मोन्स जो पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और पांचवा है एब्सिसिक अम्ल, और चौथा पांचवा है एथिलीन। तो ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके कार्य को समझने का प्रयास। तो पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक कोशिका दीर्घ तथा कोशिका भिन्नन को प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन फलों को वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। जो ऑक्सिन है यह फलों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है, अर्थात फलों को बढ़ने में मदद करता है। ऑक्सिन प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यह कह रहा है कि प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन का निर्माण तने तथा जड़ों के शीर्ष पर होता है। कह रहा है ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है तने तथा जड़ों के शीर्ष पर होता है। संश्लेषित ऑक्सीजन के प्रयोग कृषि तथा बागवानी में किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग जिबरेलिन को देखते हैं। ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका दीर्घांत तथा कोशिका विभेदन प्रेरित करते हैं। ये तनों में वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। जिबरेलिन्स बीजों तथा कलियों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में सहायक होते हैं। जिबरेलिन्स मुख्यतः प्ररोह विस्तार में भाग लेते हैं। तो जिबरेलिन से क्या होता है? प्ररोह विस्तार होता है। आइए आगे देखते हैं साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है? यह पौधों के कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। मतलब साइटोकिनिन के कारण पौधों की कोशिकाओं में विभाजन होता है। यह बीजों तथा फलों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में भी सहायक होते हैं। ये पत्तियों की जरावस्था को विलंबित करते हैं। साइटोकिनिन स्टोमेटा का खुलना प्रेरित करते हैं। साइटोकिनिन के कारण ही स्टोमेटा खुलते हैं। ये फलों में वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। साइटोकिनिन के कारण फलों में वृद्धि होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा एब्सिसिक अम्ल के बारे में। यह एक प्रकार का हार्मोन्स है। तो यह बीजों तथा पत्तियों की सुषुप्ता अवस्था को प्रेरित करता है, अतः वृद्धि अवरोधित करता है। यह स्टोमेटा बंद होने को प्रेरित करता है। इसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तथा पत्तियों को मुरझाने को प्रभावित करता है। यह पत्तियों को गिरने को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण ही पत्तियां जो है पेड़ों से झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एथिलीन के बारे में। यह फलों को वृद्धि तथा पकना प्रेरित करता है। एथिलीन के कारण फलों में वृद्धि होता है तथा वो फल पकते हैं। पकने में भी एथिलीन मदद करता है। यह बीजों तथा फलों की प्रसुप्ता अवस्था को तोड़ने में भी सहायक करता है। यह पत्तियां, फूलों तथा फलों में पृथक्करण परत निर्माण को प्रेरित करता है। तो यह सब किसके कार्य हैं? एथिलीन हार्मोन्स के। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशानुवर्तन। यह इम्पॉर्टेंट हेडिंग आएगी इधर प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं। तो जो प्रकाशानुवर्तन होता है मतलब फोटो पेरियोडिज्म होता है। यह प्रकाशानुवर्तन मतलब कि जो चीज़ प्रकाश की ओर बढ़े, किसकी ओर बढ़े? प्रकाश की ओर, सूर्य के रोशनी की ओर। आइए इसके बारे में जानें। पादप अंग की प्रकाश की अनुक्रिया के फल स्वरूप होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। यदि पादप का अंग प्रकाश की ओर मुड़ता है तब इसके धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और जबकि यदि पादप अंग प्रकाश से दूर जाता है तब इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की ओर बढ़ता है पादप का अंग तो उसको हम पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश से दूर हटता है तो उसको हम निगेटिव प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। वृद्धिशील पादप का तनाव या
प्रारूप प्रकाश की ओर मुड़ता है, अतः यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर पादप की जड़ें जो है प्रकाश के विपरीत जाती हैं, इसलिए पौधों की जड़ें जो होती हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। जैसे तना है, यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है, जबकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पादप अंग की गुरुत्व की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहलाती हैं। यदि पादप अंग गुरुत्व की दिशा में गति करता है तब इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। दूसरी ओर जब पादप अंग गुरुत्व की दिशा के विपरीत गति करता है तब इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। पौधों की जड़ें गुरुत्व की दिशा में गति करते हैं तब पौधों की जड़ों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर पादप का तना जो है गुरुत्व की दिशा के विपरीत ऊपर की ओर गति करता है, इसलिए पाद का तना जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। अर्थात देखिए भाई, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में जाती हैं, इसलिए उसको हम पॉजिटिव गुरुत्वानुकर्षण कहते हैं, जबकि तना है वह गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत ऊपर की ओर जाते हैं, इसलिए उसे हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब है रसायनानुवर्तन, तो इसको कहते हैं केमोट्रोपिज्म। तो पादप अंग की रासायनिक उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली गति रसायन अनुवर्तन कहलाती हैं। यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन की ओर गति करता है तब इसे हम धनात्मक रसायन अनुवर्तन कहते हैं। दूसरी ओर यदि पादप अंग रासायनिक उद्दीपन से दूर गति करता है तब हम इसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। तो ये सब अनुवर्तन एक जैसा ही है, उसके फेवर में है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके विपरीत है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स एक अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो जीवधारियों में जैविक प्रक्रमों को नियंत्रित करते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं किसी भी जीवधारी में जो जैविक प्रक्रम होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब बात करेंगे हार्मोन्स के अभिलक्षण, मतलब हार्मोन्स के क्या क्या गुण होते हैं। तो हार्मोन्स के निम्नलिखित अभिलक्षण या गुण होते हैं। नंबर 1, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, मतलब हार्मोन्स जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। दूसरा गुण है हार्मोन्स अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, मतलब कि हार्मोन्स का बहुत अल्प मात्रा स्रावित होता है। और तीसरा गुण है इसका आणविक द्रव्यमान कम होता है, इसका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं। तो अगर मात्रा ज़्यादा नहीं होगा तो आणविक द्रव्यमान कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है इनका श्रावण एक स्थान पर होता है तथा ये विभिन्न स्थल पर कार्य करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि भाई मानव मस्तिष्क की रचना कैसी होती है, मानव मस्तिष्क की क्रियाविधि कैसी है, उसमें हम केवल संक्षिप्त वर्णन जानेंगे। तो मानव मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र होता है। यह कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है। जो मानव मस्तिष्क होता है मानव के कपाल गुहा के भीतर स्थित होता है तथा इसमें 3 झिल्लियों से घिरा होता है जिन्हें हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं, जो इसकी रक्षा करती है। मस्तिष्क आवरण के मध्य स्थान में सेरिब्रोस्पाइनल तरल भरा रहता है जो मस्तिष्क को यांत्रिक आघातों से बचाता है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं निकलते हैं, मतलब कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो अपना क्या कार्य करती हैं हम आगे देखेंगे। आइए, मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो मनुष्य का मस्तिष्क है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। अब हम जानेंगे
अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो अग्र मस्तिष्क को प्रोसेंसिफेरन कहते हैं। यह मस्तिष्क का बड़ा भाग बनाता है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। तो 3 क्षेत्र जो होते हैं, इसमें पहला है घ्राण पिंड, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। यह पालियां नाक में उपस्थित घ्राण गाहिका से आवेग प्राप्त करती हैं तथा गंध की संवेदना को ब्रह्म मस्तिष्क के टेम्पोरल क्षेत्र में को प्रसारित कर देती हैं। तो घ्राण तंत्रिका का मतलब सूंघने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसर का प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का सर्वाधिक जटिल तथा विशिष्टकृत भाग होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली तथा टेम्पोरल पाली में विभक्त रहता है। यह हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। फ्रंटल पाली यह वाणी तथा चेहरे की पेशियों की गतिविधियों का केंद्रक है। दूसर का है टेम्पोरल पाली, यह सुनने का क्षेत्र है। तीसर का है ऑक्सीपिटल पाली, यह दृश्य का क्षेत्र है। ऑक्सीपिटल पाली यह दृश्य का क्षेत्र है, मतलब देखने का काम करता है। टेम्पोरल पाली होता है, यह क्या होता है, यह सुनने का क्षेत्र होता है, यह सुनने में सहायक होता है। आइए आगे की ओर हम देखते हैं। तो पैराइटल पाली यह स्पर्श, स्वाद, गंध तथा तापमान का केंद्र है। तो पैराइटल पाली जो है स्पर्श, स्वाद, गंध और तापमान का केंद्र होता है। इन सब के बारे में बताता है। तीसरा है डाइएनेसिस फेलान, यह प्रमस्तिष्क की निचली ओर स्थित होता है। यह न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करता है। तो डाइएनेसिस फेलान से कौन सा हार्मोन्स निकलता है प्यारे बच्चों, तो न्यूरो हार्मोन्स का स्राव होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्र पाली के स्रावों को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे दूसर का मध्य मस्तिष्क के बारे में। हम लोगों ने मस्तिष्क में पढ़ लिया, अब मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। यह छोटा चित्र होता है तथा इसमें क्रूरा सेरेब्रल अग्र तथा पश्च काली कूली होती है। मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन तथा धड़ एवं नेत्र पेशियां की प्रतिवर्ती गतियां को नियंत्रित करती हैं। तो ये किसको किसको नियंत्रित करता है, ये आपने जाना। अब हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो इसके 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, पोन्स, बेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का द्वितीय सबसे बड़ा भाग होता है तथा मुद्रा और पेशी सक्रियता है बनाए रखता है। पोन्स बेरोलाई सुशांत को नियंत्रित करता है, जो रीढ़ रज्जु के रूप में सतत रूप से उपस्थित रहता है। तो यह किसको नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों, रीढ़ रज्जु को, और जो कि शरीर में हमेशा विद्यमान रहता है। आइए इसके भाग देखें। पहला है हृदय स्पंदन की दर, दूसरा है श्वासोच्छ्वास की गतियाँ, तीसरा है रक्त वाहिकाओं का प्रसार तथा संकुचन। यह 3 काम किया जाता है। चौथा है निगलना, खांसना, छींकना तथा वमन को नियंत्रित करता है। किनको नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों, निगलना माने खाना, डकाना, निकालना, खांसना, छींकना तथा वमन माने उल्टी करना, इस तरह से कफ का निकलना आदि को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। यह स्वतः स्वचालित तथा यांत्रिक अनुक्रियाएं हैं, जो उद्दीपनों के प्रति जंतु की बिना इच्छा के होती हैं। उदाहरणार्थ आप देखते हैं, फर्स्ट आई, यदि हाथ में अचानक सुई चुभ जाए तो अब हम इसे अति शीघ्र खींच लेते हैं। दूसर का है स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी का आना। तीसरा है अकस्मात चमकीली प्रकाश में नेत्रों का बंद हो जाना। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी न्यूरॉन के वृश्चिकांत संवेदी तंत्रिका द्वारा संदेश को विद्युत आवेग के रूप में रीढ़ रज्जु को प्रसारित करते हैं। अब रीढ़ रज्जु चालक तंत्रिका द्वारा सूचना को
कार्यकारी पेशियां तथा ग्रंथियां तक प्रेषित करता है, जो कि अनुक्रिया करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेगों द्वारा अनुसरण किया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई, कोई चीज़ अचानक होती है तो बिना दिमाग से निर्णय लिए वह प्रतिक्रिया शरीर करता है। इसमें तो तंत्रिका कोशिका की संरचना एवं इसके कार्यों का वर्णन। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए थोड़ा अंडरलाइन नहीं हुआ था, तो अंडरलाइन ऐसे कर दिया गया कि तंत्रिका कोशिका की संरचना तथा इसके कार्यों का वर्णन। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। अब पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो बता दें कि तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम कोशिका, द्रुमिकाएं, तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले कोशिका काय के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका काय को साइटन कहते हैं। साइटन में देखिए, यह तंत्रिका कोशिका का चौड़ा गोल भाग होता है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है। न्यूरोप्लाज्म में माइटोकांड्रिया, गाल्गी काय, तंत्रिका तंत्र तथा निसल्स कण पाए जाते हैं। तो कोशिका काय में क्या क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? माइटोकांड्रिया पाया जाता है, गाल्गी काय पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र और निसल्स पाए जाते हैं। ये सब कण पाए जाते हैं। तो फिर कह रहा है तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। कोशिका का उपापचयी रख रखाव तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब रिस्पांसिबल होता है। ये ब्रिज, श्रीकांत तथा ध्रुमिकाओं से आवेग प्राप्त करता है तथा उन्हें तंत्रिकाक्ष को भेज देता है। अब हम पढ़ेंगे ध्रुमिकाएं के बारे में। यह छोटे अत्यधिक शाकित कोशिका तल से निकाले जीवद्रव्यी प्रवर्त होते हैं। ध्रुमिकाएं सूचनाओं को प्राप्त करती हैं तथा विद्युत आवेग के रूप में उन्हें कोशिकाएं को भेज देती हैं। इससे निपल्स कर तथा तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा इसमें तंत्रिकाक्ष के बारे में। तंत्रिकाक्ष को एक्शन कहते हैं। यह एकल अत्यधिक लंबा तथा बेलनाकार कोशिका का निकला जीवद्रव्य है। ये प्रवर्ध होता है। यह शीर्ष पर अत्यधिक शाकित होता है। तंत्रिकाक्ष पर इसे चारों ओर माइलिन का रोधी तथा रक्षात्मक अक्षांश होता है। माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं पर अंतरालों में अमाइलिन युक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें रैनवियर की नोट कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अत्यधिक छोटा अवकाश होता है, जिससे युग्मानुबंधन कहते हैं। युग्मानुबंधन तांत्रिक आवेग के संचरण के लिए एक मार्गी वाल्व के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवकाश के एक ओर ही युग्मन अनुबंध आशयों से तांत्रिक संचारक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। तांत्रिक संचारक संदेशों को युग्मनुबंधन के पार ले जाते हैं तथा इसे अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के वृश्चिकांत तक गुजार देता है। तो आइए इसके कार्य के बारे में पढ़ लें। तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के एक भाग से आने वाले भाग में सूचना को विद्युत संकेतों के रूप में संचरित करने के लिए विशिष्ट कार्य करती हैं। तो मतलब सूचनाओं को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। दूसरा बात है,
वृश्चिकांत सूचना ग्रहण करते हैं। तो वृक्षों के पोरों से सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। तीसरा है तंत्रिकाक्ष विद्युत आवेगों के रूप में सूचना का चलन करते हैं। तो विद्युत आवेग के रूप में जो तंत्रिकाक्ष हैं सूचना का चालन करते हैं। चौथा पॉइंट है शीर्षस्थ घुंडियाँ सूचना को रासायनिक उद्दीपनों के युग्मानुबंधन से आगे प्रसारित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।